तो चलिए आज की इस डीप डाइव में हम उस शॉकिंग टाइमलाइन को ट्रेस करते हैं जिसने 2026 के मैसिव नीट एग्जाम लीक का पर्दाफाश किया। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला दी। सोर्स मटेरियल के बेसिस पर हम इस स्कैंडल के हर एक एस्पेक्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अनरोल करने वाले हैं। अब सोचिए, 2 मई का दिन था। केरला में एमबीबीएस कर रहे एक स्टूडेंट ने सीकर में अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। इस मैसेज के अटैच थी एक फाइल और साथ में लिखा था, ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। सच्ची बताएं तो बस यही एक अकेला मैसेज वो धागा बन गया जिसने आगे चलकर इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की पोल खोल दी। खैर, उस रात तो पिता ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद जब उन्होंने उस लीक्ड पेपर को पास के ही एक कोचिंग टीचर को दिखाया तो नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। यकीन मानिए, 180 में से पूरे 135 सवाल परफेक्टली मैच कर रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल तो बिना एक कॉमा या फुल स्टॉप बदले एग्जैक्टली वैसे ही एग्जाम में आए थे। यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि हम किसी छोटे मोटे क्लास टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम था जो करीब 22 लाख, जी हाँ, 2.2 मिलियन स्टूडेंट्स के फ्यूचर का फैसला करने वाला था। ये उन बच्चों के करियर का सवाल था जिन पर कल को इस पूरे देश की हेल्थ का दारोमदार होगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओरिजिन्स ऑफ द लीक। आखिर इस हाईटेक डिजिटल हाइस्ट की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई? सोर्सेस के मुताबिक पेपर महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम्स की नजरों से बचने के लिए इस सिंडिकेट ने किसी आम स्मार्टफोन का यूज नहीं किया। उन्होंने एक प्रॉपर हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर इस्तेमाल किया और डेटा ट्रांसफर को छुपाने के लिए नासिक के आउटस्कर्ट्स में एक सीक्रेट शैडो सर्वर तक सेटअप कर डाला। मतलब आप इस ऑपरेशन की प्लानिंग का लेवल देख सकते हैं। अब आते हैं मैपिंग द सप्लाई चेन पर। ये क्लियर हो जाएगा कि ये लीक कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि कई स्टेट्स में फैला एक रैकेट था। पेपर का ये सफर नासिक से शुरू होता है। वहां प्रेस से चोरी होने के बाद ये सीधा गुड़गांव पहुंचता है। फिर वहां से 26 अप्रैल को इसे राजस्थान के कुछ भाइयों को बेचा जाता है, जहां से ये सीकर में एक काउंसलिंग एजेंट के हाथ लगता है और फाइनल स्टेप में उस केरला के स्टूडेंट तक फॉरवर्ड होता है। ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन किसी वेल ऑयल्ड बिजनेस मॉडल की तरह स्मूथ चल रही थी। और अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो क्लियर हो जाता है कि ये एक मैसिव फाइनेंशियल रैकेट बन चुका था। नासिक में जहां फिजिकल कॉपी के लिए शुरुआती डील 1 लाख रुपए में हुई, वहीं गुड़गांव से राजस्थान आते आते ये डील 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। सीकर के एजेंट ने इसे 5 लाख में खरीदा और आगे ना जाने कितने स्टूडेंट्स को पास ऑन किया। ये सिर्फ एक एग्जाम लीक नहीं बचा था, ये करोड़ों का एक पूरा काला बाजार बन गया था। इस रैकेट को अथॉरिटीज की नजरों से बचाकर रखने के लिए एक बहुत ही चालाक गेस पेपर स्ट्रैटेजी अपनाई गई। सिंडिकेट ने क्या किया? उन्होंने जानबूझकर 120 ओरिजिनल सवालों को बाहर के 290 सवालों के साथ मिक्स कर दिया। इस तरह 410 सवालों का एक डिकॉय डॉक्यूमेंट बन गया। ऐसा इसलिए ताकि अगर गलती से पेपर किसी अथॉरिटी के हाथ लग भी जाए तो उन्हें सीधे लीक का शक ना हो, बल्कि लगे कि ये बस कोई टिपिकल थोड़ा लंबा गेस पेपर है। चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट डिस्कवरी एंड डिनायल्स की तरफ चलते हैं। जब सीकर के उस पिता ने इस मैसिव ऑपरेशन की पोल खोलने की कोशिश की तो क्या हुआ? विसल ब्लोअर और अथॉरिटीज का ये कॉन्ट्रास्ट उस इमीडिएट सिस्टमिक रेजिस्टेंस को हाईलाइट करता है जिसका उस पिता को सामना करना पड़ा। जब वो 135 परफेक्ट मैच्ड सवालों का ठोस सबूत लेकर पुलिस स्टेशन गए तो उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया गया कि भाई अफवाह मत फैलाओ। इसके बाद ही मजबूरन उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को कांटेक्ट किया, जिसने बाद में सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया। शुरू में स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को लगा कि शायद ये कोई छोटा मोटा लोकल इशू है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज पर लगे उस छोटे से फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स टैग ने पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये पेपर तो एग्जाम से करीब 1 महीने पहले से ही धड़ाधड़ से सर्कुलेट हो रहा था। ये डिटेल प्रूव करती है कि ये कितना बड़ा और वाइड स्प्रेड फेलियर था। अब सोर्सेज एक और बेहद सीरियस एंगल हाईलाइट करते हैं, आरोपियों के अलेज्ड पॉलिटिकल कनेक्शंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी दिनेश बिवाल की तस्वीरें पॉलिटिकल होर्डिंग्स पर और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ दिखाई दी हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस ये भी सामने आया कि उनके ही परिवार के 4 बच्चों ने पिछले ही साल नीट एग्जाम क्लियर कर लिया था।
ये सारे फैक्ट्स डेफिनेटली एक डीपर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पर जोर देते हैं। और जब बात बढ़ी तो अथॉरिटीज़ ने आपस में सिर्फ ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया। राजस्थान और महाराष्ट्र की एजेंसीज एक दूसरे को इसका एपिसेंटर बताने लगी। वहीं एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने दावा किया कि कोई फुल पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक पीडीएफ घूम रही है जिसमें कुछ सवाल मैच हो गए हैं। इस इनकार और ब्लेम गेम के चलते 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर लिटरली अधर में लटक कर रह गया। आगे बढ़ते हैं द सिस्टेमिक फॉलआउट की तरफ। इस पूरे फियास्को का एक्चुअली में असर कहाँ और कितना पड़ा? अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो क्लियर हो जाता है कि बिना किसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के गलतियां कैसे खुद को रिपीट करती हैं। सोर्सेज याद दिलाते हैं कि ठीक ऐसी ही कंट्रोवर्सी 2024 के नीट एग्जाम में भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट हुई, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, पर सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा। नतीजा, अप्रैल 2026 में लेटेस्ट पेपर 1 महीने तक घूमता रहा और फाइनली 12 मई 2026 को एनटीए को एग्जाम कैंसिल करना ही पड़ा। एनटीए ने ठीक है री एग्जाम की घोषणा कर दी और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी, लेकिन इस फेलियर की जो असली छिपी हुई कीमत है उसका क्या? बच्चों की महीनों की वो जानलेवा तैयारी मिट्टी में मिल गई। परिवारों ने कोचिंग पर जो लाखों रुपए खर्चे थे वो ड्रेन हो गए। और सबसे बड़ी कॉस्ट वो सीवियर मेंटल और इमोशनल बर्डन है जो उन स्टूडेंट्स पर पड़ता है जिनकी रातों की नींद और मेहनत इस सिस्टम के आगे फेल हो जाती है। आइए अब फाइनल हिस्से की तरफ चलते हैं, फाइंडिंग अ प्लान बी। इस फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी के बीच हम अपने करियर को सेफ कैसे रख सकते हैं? एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचने के लिए सोर्स एसेंशियली एक 100 करियर्स गाइड रेफर करता है। इसका एम स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग और मेडिसिन से हटकर दूसरी हाई ग्रोथ फील्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करना है। आज के टाइम में डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन या स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे फील्ड्स बिल्कुल टॉप टियर अल्टरनेटिव्स हैं। ऑप्शन सिर्फ वही नहीं है जो हमें ट्रेडिशनली बताए गए हैं। तो सबसे ज़रूरी टेकअवे यही है कि अपना पूरा का पूरा फ्यूचर कभी भी सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे मत छोड़िए। आपके पास हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना ही चाहिए। जैसे सोर्स ने भी कोट किया है, कामयाबी के पीछे नहीं, काबिल बनने के पीछे भागिए। एक्सीलेंस को चेस करिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगी। तो इस पूरे एनालिसिस को खत्म करते हुए मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ता हूँ। क्या हमारा ये टेस्टिंग सिस्टम आखिरकार अपने अंदर कोई सच्चा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाएगा, या फिर अब हमें खुद सक्सेसफुल करियर डिफाइन करने का अपना पुराना नजरिया ही पूरी तरह से बदलना होगा? इस पर जरूर सोचिए।